डिफरेंस नहीं हो, बिल्कुल ऐसे। और उसके साथ साथ में जो हाथ है या तो ऐसे रख सकते हैं हम, या फिर दूसरा तरीका था कि अगर चेयर में ये लगा हुआ है तो ऐसे भी मतलब दे सकते हैं। और फिर इतनी मेहनत करने के बाद में जब फाइनली जो रिजल्ट वाला जो PDF आता है उसमें जब नाम नहीं मिलता है तो वो उसके बाद वाला जो पल है वो सबसे टफेस्ट चैलेंज है एक एस्पिरेंट के लिए। क्योंकि मान लीजिए लक्ष्मीकांत है, सब वही बुक पढ़े हैं, सेम क्वेश्चन आए, मान लो सब ने वही लिखा है, लेकिन आपका बेस्ट आंसर कैसे होगा, वो जो हम वैल्यू ऐड करते हैं, वो वैल्यू एडिशन कहाँ से आप डिसाइड करते हैं। मार्क्स बढ़ाते थे, इवेलुएट होता था, जो आपके मेंटर्स होते थे, जब वो नंबर बढ़ाते थे उन किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते थे, आपको क्या बताते थे कि आपका यहाँ वीक पॉइंट है, आपको इसमें सुधार करना चाहिए। हाय एवरीवन, स्टूडेंसी के एक और नए वीडियो में आपका जोरदार स्वागत है। आज मेरे साथ हैं शांतनु सर, जो कि UPPCS 2022 के रिजल्ट में 11वीं रैंक के साथ SDM की पोस्ट पाए हैं। आज कवर करेंगे सर की कंप्लीट जर्नी, और साथ ही जो बच्चा UPPCS की तैयारी करता है सबसे पहली प्रेफरेंस होती है SDM बनने की। कवर करेंगे यही कि SDM कैसे बने एक SDM के द्वारा ही, साथ ही सर की जो मेंस की कॉपियां हैं उसमें कैसे सर ने नंबर गेन किए, कैसे आप 5-5, 10-10 नंबर आप गेन कर सकते हो, सारी कंप्लीट जर्नी, कैसे प्रिपरेशन में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े थे सर को, और आप कैसे उसको टैकल कर सकते हैं। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक और सब्सक्राइब साथ बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ। सर सबसे पहले बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ और व्यूअर की तरफ से सर। थैंक यू सो मच। सर बात करते हैं पहले आपके जर्नी के बारे में। आप एक एस्पिरेंट से एक ऑफिसर बन गए, ओवरऑल फीलिंग कैसी आपके मन में चल रही फिलहाल? तो अभी मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मतलब काफ़ी दुखद जर्नी थी मेरी भी। काफ़ी टाइम लग गया, 4 साल लग गए, 4.5 साल लग गए मैं कहूँगा तो। और थोड़ा सा मामूली सा वो भी है, क्योंकि अभी UPSC का रिज़ल्ट आया था तो फाइनली मतलब मैं 15 मार्क्स से थोड़ा मिस हो गया, तो इस चीज़ का थोड़ा सा वो है। पर उसके लिए भी आगे मतलब एम्बिशंस के साथ में तैयारी करेंगे। हाँ सर, ये जो 4 साल की आपकी जर्नी रही है, आपने बोला क्या वास्तव में 4 साल देना अपने आप में एक पेशेंस रखना, वो भी बड़ी बात है सर। इस दौरान आपका सबसे टफेस्ट टाइम क्या रहा है? किन चीज़ों को आपने सबसे टफेस्ट टाइम में देखा है इस टाइम में? टफेस्ट टाइम मतलब जो भी कोई ऐसे जैसे मैं बता देता हूँ सर कि बहुत सारे आयाम आते हैं इन 4 साल में, कि घर से प्रेशर आता है, भाई शादी कर ले, या फिर तुम अब जॉब कर लो, नहीं हो रहा तो थोड़ा चेंज कर लो, या आपके मन में भी आ रहा होगा कि मुझे जॉब कर लेना चाहिए, ऐसी चीज़ें कुछ हो रही हो, या फिर ऐसा कुछ नहीं था? देखो, एक एस्पिरेंट की जो जर्नी है ना, उसके लिए हर दिन सुबह उठना और पढ़ना, ये भी सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है, क्योंकि हर कोई कर नहीं पाता ये चीज़। ठीक है, वो शेड्यूल बनाते हैं, फिर 10 दिन बाद फिर शेड्यूल चेंज हो जाता है, फिर बनाते हैं, फिर चेंज हो जाता है। सबसे टफ तो यही है कि तुम उस जर्नी में डेली खुद को कैसे देख पाते हो, खुद को कैसे प्रिपेयर करते हो कि कल क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है। और फिर इतनी मेहनत करने के बाद में जब फाइनली जो रिज़ल्ट वाला जो PDF आता है उसमें जब नाम नहीं मिलता है तो वो उसके बाद वाला जो पल है वो सबसे टफेस्ट चैलेंज है एक एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि उससे ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा खुद को झोंक देते हैं इस प्रिपरेशन में। तो सबसे ज़्यादा जो टफ़ मोमेंट है वो ये है। और उसके बाद भी फिर लोगों का जो क्रिटिसिज्म है, कुछ लोग कंस्ट्रक्टिव करते हैं, कुछ लोग और डिग्रेड कर देते हैं, तो उन सारे चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ता है एक एस्पिरेंट को। और साथ साथ उसके अलावा किसी का रीज़न ये हो सकता है कि मतलब फैमिली सपोर्ट कम हो कि भाई तुम्हें यही करना है, पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे जो घर है उसमें मेरे जो फादर हैं, मम्मी हैं, उन्होंने मतलब पूरा इमोशनली, फाइनेंशियली हर तरीके का सपोर्ट वो दे रहे हैं, और अब भी दे रहे हैं, और पहले भी हमेशा दिया है उन्होंने। तो थोड़ा शुरुआती दौर के बारे में बात करते हैं। जैसे UPPCS या कोई भी A ग्रेड की जॉब के लिए लोग आते हैं, जो एस्पिरेंट तैयारी करने आते हैं, उनके मन में कॉमन कुछ क्वेश्चंस होते हैं। कोचिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सा बेस्ट स्टडी मटेरियल है, किसी टीचर के गाइडेंस में आना है, नहीं आना है, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो मुझे ये पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, ह्यूमैनिटी वाले उनके अलग डाउट्स होते हैं। तो सर इन सब चीज़ों को जो आपके ऊपर भी आई थिंक आया ही होगा कि कैसे तैयार करूँ, तो वो शुरुआती आपका जो है स्टार्टिंग का मोमेंट है, उसको थोड़ा समराइज करें कि आपने कैसे क्लियर किया और कैसे डिसाइड किया, कैसे स्टार्ट किया इस जर्नी को? देखो, इसके कई सारे पहलू हो सकते हैं।
एक जो आप कोचिंग की बात कर रहे हो, ये दोनों तरीके से पॉसिबल है। मतलब कोचिंग करके भी निकलता है और कोचिंग करके नहीं भी निकलता है, और बिना कोचिंग के नहीं भी निकलता है और बिना कोचिंग के निकलता भी है। तो हर तरीके के एग्जांपल्स हैं, ये डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में खुद को पाते हैं। ठीक है, अगर बिना कोचिंग के आप करना चाहते हैं, जी जान लगा के मेहनत करना चाहते हैं, और आपको गाइडेंस की मतलब जो भी गाइडेंस है वो मिल रही है टाइम पे, थोड़ा मेंटरिंग भी मिल रही है, तो आप मतलब बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं और 100% कर सकते हैं। बहुत सारे उसके एग्जांपल्स भी हैं। सर अब बात करते हैं, जो मैंने पहला क्वेश्चन डाला था कि यूपीपीसीएस का एस्पिरेंट के मोस्टली लोगों का एसडीएम बनना ख्वाब होता है सर। कुछ लोग डीएसपी बनना चाहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी का एसडीएम होता है प्रेफरेंस। तो सर इस एसडीएम बनने की जर्नी पे थोड़ा चलते हैं। इसका जो लेवल है सर, प्री है, मेंस और इंटरव्यू है। अभी हाल में आपका ऑप्शनल हट गया है। तो सर अपनी प्री की थोड़ा तैयारी बताएं और मेंस की तैयारी बताएं। क्या उसको मर्ज करके आपने किया था या सेपरेट करना होता है? कैसे आपने स्टार्ट किया? देखो, मैंने तो जो प्री और मेंस की तैयारी है वो मतलब इंटीग्रेटेड की है। मतलब सारी, जैसे यूपीएससी की भी करता था, तो मतलब इंटीग्रेटेड ही का मतलब ये है कि अगर मेंस के आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो हर वीक या 10 या 15 दिन में मतलब एक प्रीलिम्स का भी मैं पेपर दे देता था पूरा, या सब्जेक्ट वाइज भी। तो उस हिसाब से मैंने इंटीग्रेटेड पढ़ाई की है। और जो लास्ट टाइम होता है, जैसे प्री के 3-4 महीने से पहले, वो मैं फिर प्री ओरिएंटेड हो जाता हूँ कम्प्लीटली, और जो प्री और मेंस का जो बीच का टाइम है उसमें मेंस ओरिएंटेड, और बाकी टाइम पे मतलब इंटीग्रेटेड। मेंस को थोड़ा सर इलेबोरेट करें कि अपने एक आंसर को डिज़ाइन करने के लिए आप कौन से रिसोर्सेज लेते हैं, साथ ही उसमें जो वैल्यू एडिशन लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए लक्ष्मीकांत है, सब वही बुक पढ़े हैं, सेम क्वेश्चन आए, मान लो सब ने वही लिखा, लेकिन आपका बेस्ट आंसर कैसे होगा, वो जो हम वैल्यू ऐड करते हैं, वो वैल्यू एडिशन कहाँ से आप डिसाइड करते थे? देखो, उसके लिए यार मैं क्या करता था कि जो भी टेस्ट सीरीज होती थी, ठीक है, उनको मैं लिखता था रिगरसली, और उनके मॉडल आंसर होते थे। वो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बेस्ट हैं या सब कुछ वो है, पर उसमें कुछ ना कुछ मतलब तुम्हें वैल्यू एडिशन के लिए मिल जाएगा, क्योंकि वो भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे मार्केट में मिल जाती थी कभी टेस्ट सीरीज, तो मैं उसमें मॉडल आंसर्स देखता था। तो उसमें मॉडल आंसर्स में से कुछ कुछ चीज़ें मैं नोट कर लेता था, और उसी आंसर की बगल में लिख लेता था कि भाई ये चीज़ मतलब हम ऐड कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ ये करता था, और दूसरा ये था कि थोड़ा सा सोर्स को कभी कभी डाइवर्सिफाई किया था, अगर नंबर नहीं आ रहे हैं वो उन सोर्स को पढ़ के जो मेरे पास अवेलेबल हैं। डाइवर्सिफाई करते थे, थोड़ा सा उसको बताएं कि क्या करते थे उसमें? क्या मैगजीन ऐड करते थे या फिर कोई न्यूज़ चैनल देखते थे, कैसे? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एथिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। तो एथिक्स में क्या है कि जैसे मैंने लुकमान आईएएस से किया था एथिक्स, ठीक है, पर लुकमान आईएएस के अलावा जैसे कुछ कोर्स हो गए, कोर्स के लिए मैंने थोड़ा सा एथिक्स में वैल्यू एडिशन किया था ओनली आईएएस से। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये है। तो ऐसे ही हर सब्जेक्ट का अलग अलग थोड़ा यही किया था मैंने। सर आपके आंसर राइटिंग के ऊपर आते हैं। आपको एक टाइम ऐसा लगा होगा यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत जो शुरुआती होता है दौर या एक मिड टाइम आता है स्टूडेंट को, उनको ऐसा कॉमन है सर, लगता है आपको भी आई थिंक लगा होगा। तो स्कोर कम आ रहे होंगे, वो जो नंबर बढ़ना स्टार्ट हुआ आपका आंसर राइटिंग में, वो कैसे हुआ सर? आपका आंसर राइटिंग इन्हेंस कैसे हुई, पहला। दूसरा सर, जब वो लोग मार्क्स बढ़ाते थे, इवेलुएट होता था, जो आपके मेंटर्स होते थे, जब वो नंबर बढ़ाते थे, उन किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते थे? आपको क्या बताते थे कि आपका यहाँ वीक पॉइंट है, आपको इस पर सुधार करना चाहिए? वो कौन सी आपकी चीज़ें थी जो वीक थी? स्टार्टिंग में तो मतलब प्रीलिम्स का मैं पेपर देता था, तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मतलब 200 में से 23 नंबर भी आए साइंस टेक के पेपर में। 200 में से 23 नंबर, हाँ। तो मतलब ऐसे मार्क्स भी आते थे, 46, 54, प्रीलिम्स के पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। 200 में से ऐसे कई बार नंबर आए और लगातार आए, मतलब जब मैं अपना पहला अटैम्प्ट दे रहा था, और फाइनल में मेरे उतने ही आए, मतलब 64 मार्क्स थे मेरे यूपीएससी में। ठीक है, और यूपीपीसीएस का मैंने यूपीएससी के अगले अटेम्प्ट के बाद दिया था, तब मेरे 110 नंबर थे, क्योंकि उस साल मैंने काफ़ी रिगरस मेहनत की, प्री और मेंस दोनों में ही। और मेंस का मैं बता देता हूँ, मेंस में भी काफ़ी मतलब स्टार्टिंग में कम नंबर आते थे। कम नंबर का मतलब है जैसे 50-60 नंबर आते थे 250 में से। ठीक है, तो ऐसा भी हुआ था एक टाइम पे, पर मैंने क्या किया, धीरे धीरे मतलब खुद को इम्प्रूव किया। जो भी मेंटर थे, जो भी गाइड थी, ठीक है, उन्होंने जो भी चीज़ बताई, उनको मैंने आंसर्स में लिखना शुरू किया। मॉडल आंसर्स में से मैंने वैल्यू ऐड की अपने आंसर्स में। उसके अलावा मैंने और क्या किया, मैंने लिख लिख के चीज़ें बहुत याद की। उन लोगों ने कुछ ऐसा बताया कि आपका ये वाला पोर्शन जो आप प्रेजेंट कर रहे हो वो वीक आ रहा है, तो आप इस
पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको काम करना चाहिए कि आपके जो इंट्रो है वो वीक है या कंक्लूजन है वो वीक है या फिर मेन बॉडी जो होती है एक्सपैंड हम लोग करते हैं आंसर को वो वीक है, उन लोगों ने क्या सजेस्ट किया ओवरऑल आपको? हाँ, पहले ये था कि कभी कभी क्या करता था, मैं 2-3 पॉइंट ही लिख देता था और 2-3 पॉइंटों को डाइवर्सिफाई नहीं करता था, एक ही लाइन में लिख देता था और उन्हीं को ही एक्सपेंड करता रहता था। तो उन्होंने ये कहा कि मतलब चारों साइड में देखो उस क्वेश्चन को और मतलब मल्टीपल पॉइंट्स लिखो, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने की है, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे आंसर्स में एक ही अप्रोच फॉलो करो। कुछ आंसर्स ऐसे होंगे कि जो मेरी पहली अप्रोच थी वो मैटर करेगी, जैसे एथिक्स के आंसर हैं उसमें मतलब पैराग्राफ में कुछ आंसर्स लिखे जा सकते हैं, कुछ जीएस पेपर 1 में भी लिखे जा सकते हैं सोसाइटी के आंसर्स। तो मैं उस तरीके से मतलब 3-4 जो चीज़ें हैं, जैसे डायग्राम का भी स्कोप होता है, मैप्स होते हैं ज्योग्राफी में, उनका भी यूज होता है मेंस में, तो ये सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड की थी अपने फर्दर अटेम्प्ट्स में। करंट अफेयर को कैसे देखते हैं आप? करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस में। करंट अफेयर्स के लिए मैंने काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा रिगरस मेहनत की, यूट्यूब का भी काफ़ी सहारा लिया मैंने। न्यूज़पेपर मैंने लगातार 4 से 5 साल तक मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा और 2020 से मैं हिंदू का जो एक टेलीग्राम ग्रुप है अपना ही है, ठीक है, उस पर मैं न्यूज़पेपर्स का जो एनालिसिस टाइप का या फिर न्यूज़पेपर में कि ये चीज़ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ नोट्स भी मैंने शेयर किए न्यूज़पेपर से रिलेटेड। लगातार 3-4 साल से कर रहा हूँ मैं ये चीज़। तो एक ये किया और उसके साथ साथ में मैंने न्यूज़पेपर और उसके साथ साथ में जैसे विजन की PT 365 और मेंस 365 आती हैं, ये पढ़ी थी और इनसे शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे मेंस और प्री दोनों के लिए। आते हैं इंटरव्यू वाले फेज पे। पहले मेन इंटरव्यू से पहले मॉक टेस्ट में आते हैं, जो मॉक इंटरव्यू होता है। सर, कितना आपने मॉक इंटरव्यू दिया था और रियल इंटरव्यू जो हुआ था कुछ मैच हो रहा था या फिर अलग लग रहा था? देखो, UPPCS के लिए तो मैंने एक भी मॉक नहीं दिया था, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। पर मैं उसी टाइम पे UPSC के मॉक इंटरव्यूज़ दे रहा था, तो वो वहीं हेल्प किए मुझे। और UPPCS में मेरे मतलब 70 मार्क्स आए थे 100 में से। तो मैं ये कहूँगा कि कुछ कुछ मॉक्स हैं, जैसे संकल्प का था, संकल्प का और मुझे UPPCS का एक जैसा लगा ऑलमोस्ट। और एक चहल एकेडमी है उनका और UPPCS का मुझे काफ़ी सिमिलर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट लगा। तो ये दो मुझे उस तरीके से लगे। सर, एक क्वेश्चन और, आपने मॉक इंटरव्यू जो दिया उसमें आपको कुछ बताया गया होगा कैसे इंटरव्यू देना है, तो आप थोड़ा सा बताएं कि उसमें क्या क्या बताया जाता है उस इंटरव्यू हॉल में जो मॉक इंटरव्यू होता है, तो थोड़ा सा कुछ व्यूअर को बताएं आप। उसमें यही बताया गया था कि बैठने का क्या तरीका है, हाथ कहाँ पे रखने हमें। सर, अगर बताएं प्लीज़, थोड़ा सा प्रेजेंट कर दें। कि उसमें यही था कि जो हमारी जो बैक है वो बिल्कुल टच करे पीछे, और उसके साथ साथ में जो बिल्कुल मतलब स्पेस नहीं हो हमारी बॉडी में, और जो चेयर है उसमें जो लास्ट का जो लैप है उसमें बिल्कुल डिफरेंस नहीं हो, बिल्कुल ऐसे। और उसके साथ साथ में जो हाथ है या तो ऐसे रख सकते हैं हम, या फिर दूसरा तरीका था कि अगर चेयर में ये लगा हुआ है तो ऐसे भी मतलब दे सकते हैं, कि ये 2 तरीके से थे। हाँ, सर, कुछ बटन वगैरह का या ये अगर कोई फोल्ड करने का भी बता? फोल्ड का तो उन्होंने मना किया था, क्योंकि ऐसे ही जो नॉर्मल है ऐसे ही रख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ये था। और देखो, मैं तो वैसे बिलीव करता हूँ कि वैसे किसी भी तरीके से आप कंफर्टेबल हों, वो मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा चेक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे गांव से परिवेश से आते हैं, उनको बेचारों को पता नहीं होता है कि किस तरीके से क्या करना है, क्या बैठना है। या तो वो सीख सकते हैं, अगर नहीं भी सीख पाएँ तो बिल्कुल डरे नहीं, ठीक है, जैसे आप नेचुरल हो उस तरीके से जाइए, क्योंकि ये सारे एटिकेट्स हैं, ये बाद में भी आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद भी सीख सकते हैं। तो इतना कोई मैंडेटरी नहीं है, पर ये जो भी कोचिंग वाले हैं वो थोड़ा सा रोबोट बना देते हैं कि भाई मतलब ऐसे करना है, वो करना है, ये सारी चीज़ें। तो मैं यही कहूँगा। ठीक है, लास्ट सर समराइज करते हैं बातों को। आप SDM बन चुके हैं, आपके मन में कुछ ऐसी बात हो जो आप कहना चाह रहे हो न्यू एस्पिरेंट जो 24-25 की तैयारी कर रहे हैं, उतरने जा रहे हैं, किन बातों का ध्यान रखना है और क्या नहीं करना है, या आपके मन में जो भी हो क्या कहना चाहते हैं? मैं जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं 2-3 चीज़ कहना चाहूँगा। देखो, एक तो जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक UPPCS की कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे दोनों की कर रहे हैं। तो जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ वो काफ़ी मतलब अनप्रिडिक्टेबल था, ठीक है, और काफ़ी मतलब मैं कहूँगा कि काफ़ी टफर साइड में था, ठीक है। तो इससे क्या है कि इससे हमारा जो करियर है वो मतलब एक तरीके से दांव पे लगा हुआ है। अगर प्रीलिम्स से बाहर आ जाते हैं तो हम मतलब पूरा 1 साल वेस्ट हो जाता है।
तो उसके लिए क्या है कि आप मतलब अपना जो अटेंशन है उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यूपीएससी से यूपीपीसीएस के लिए किया था, तो आप मतलब स्टेट पीसीएस के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, पर मेन फोकस 80 से 90% अपना यूपीएससी पे रखें और साथ साथ में स्टेट पीसीएस दें 10 या 15% जो भी हैं वो लगा के। क्योंकि अगर मैं यूपीपीसीएस का पेपर नहीं देता और सिर्फ यूपीएससी पे ही फोकस करता तो मतलब आज एसडीएम नहीं होता, मैं तो सीधा कहूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये है कि आप मतलब बाकी चीज़ों पे भी ध्यान कर सकते हैं जो स्टेट पीसीएस हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि इस प्रिपरेशन में असफलताएं मिलती रहेंगी, बार बार मिलेंगी और बहुत बार मिलेंगी। ठीक है, पर फिर भी आपको खड़े रहना है और लगे रहना है, मतलब हार नहीं मारनी है। और लास्ट तक ज़रूर कुछ ना कुछ आपका बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आपने अच्छे से दिल से मेहनत की है। तो मतलब मैं थोड़ा भगवान में भी विश्वास रखता हूँ, तो ज़रूर मतलब आपको सफलता ज़रूर मिलेगी एक ना एक दिन, और अच्छी सफलता मिलेगी। तो आप बस लगे रहो और जी जान लगा दो, मतलब या तो जान लगा दो या जाने दो, दोनों चीज़ों में से एक चीज़ करो। ठीक है, और आपके लिए ऑल द बेस्ट, जो भी मतलब अभी मेंस लिखेंगे यूपी का और यूपीएससी का। ठीक है, उनके लिए ऑल द बेस्ट। और जिनका नहीं हो रहा है वो चुपचाप अभी मेंस की तैयारी में पूरा खुद को लगा दो। ठीक है, जैसे ही प्रीलिम्स निकले, जिस भी अटेम्प्ट में निकले, मतलब फाइनल तक रुकना नहीं चाहिए। तो इसीलिए मेंस अपना एकदम तैयार रखो और जी जान लगा दो और लगे रहो। थैंक यू सो मच सर, पहले इतना टाइम देने के लिए सर। थैंक यू, थैंक यू। होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो। सर ने काफ़ी कुछ बताया, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। सर से जुड़ने के लिए नीचे लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हैं सर की प्रोफाइल भी। वहाँ पे सर बहुत सारे नोट्स और कुछ रोड मैप आपको बताते रहेंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जहाँ रहे सुरक्षित रहें, तब तक के लिए बाय बाय।